नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वाईटी ब्रदर्स क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से और मैं आपका दोस्त यादराम आपके लिए फिर हाजिर हुआ हूं, आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। वाईटी ब्रदर्स क्लासेस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। टॉपिक का नाम है लूनी नदी और लूनी नदी ये अरब सागर की ओर जाने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। इससे पहले हमने अध्ययन किया था बंगाल की खाड़ी की तरफ जल ले जाने वाली नदियों के बारे में। बंगाल की खाड़ी की तरफ जल ले जाने वाली नदियों में मुख्यतया हमने चंबल नदी और बनास नदी को प्रायोरिटी दी थी और बनास नदी की सहायक नदी और चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में भी हमने अध्ययन किया है। तो आज हम फाइनली लूनी नदी के बारे में चर्चा करेंगे। लूनी नदी के बारे में वे सभी प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों पर हम बारी बारी से एक एक प्रश्न पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो के अंत तक वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको लूनी नदी से संबंधित एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना है, ये टॉपिक रटने वाले टॉपिक नहीं है, ये समझने वाले टॉपिक है। तो इनको समझते हुए हम धीरे धीरे से पढ़ते हैं। आज लूनी नदी को एकदम से क्लियर करते हैं। चलिए तो दोस्तों देखें, अपने जो राजस्थान की नदियां हैं, राजस्थान की सारी नदियां या तो बंगाल की खाड़ी में जाती है या फिर अपना जल कहीं ना कहीं वे अरब सागर में गिराती है, क्योंकि इसके अलावा तो राजस्थान के आसपास कोई सा सागरीय क्षेत्र लगता ही नहीं है। राजस्थान के ये इस तरफ या पूरे भारत के इस तरफ की बात करें तो भारत के इस तरफ अरब सागर पड़ता है, अरब सागर, और इस तरफ भारत के, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारत की बात कर रहा हूं, इस तरफ भारत के पड़ता है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों के बारे में तो हमने पहले ही चर्चा कर ली। राजस्थान की वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है, उनमें महत्वपूर्ण नदी का नाम पूछा जाए तो चंबल नदी और उसके बाद बनास नदी की बात कहेंगे, और उसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वे सभी की सभी बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है। अब राजस्थान की वे नदियां जो अरब सागर की ओर जल ले जाती हैं, अरब सागर की ओर जल ले जाती हैं, इसका मतलब ये हुआ प्यारे दोस्तों कि राजस्थान के जो पश्चिमी भाग की ओर जो नदियां बहती हैं, वे नदियां अपना जल किधर ले जाती होंगी? अरब सागर की ओर। चलिए, अरब सागर में भी दो चीजें हैं। अरब सागर में एक है कच्छ का रण, और एक है कच्छ की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी नहीं है दोस्तों, ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ का रण है। कच्छ का रण जो गुजरात से लगता हुआ, जस्ट राजस्थान से नीचे और गुजरात के पास लगता हुआ जो सागरीय जल क्षेत्र है, दलदली जो जल क्षेत्र है, उसका नाम है कच्छ का रण। और उससे नीचे थोड़ा चलोगे तो उसके बाद में मिलेगी आपको कच्छ की खाड़ी। ये सारे के सारे पॉइंट जो है, ये सारे के सारे क्षेत्र जो है, वो सब के सब अरब सागर के हिस्से हैं। अब यहाँ पर बात करें कि राजस्थान से अरब सागर का या कच्छ के रण का जो डिस्टेंस है वो लगभग 400 किलोमीटर है। आप अरब सागर की कह सकते हैं कि 400 किलोमीटर दूर अरब सागर राजस्थान से पड़ता है। क्लियर है दोस्तों? तो अब पढ़ते हैं हम लूनी नदी के बारे में। अब सीधी सी बात एक जरूर सी याद रखें कि कच्छ के रण में आकर के गिरती है अंत में, चाहे वो कहीं से भी निकले लूनी नदी, लेकिन अंत में कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। अब इसको शुरू से अंत तक हम देखते हैं कि कौन कौन से जिले से निकलती है, कौन कौन से जिले में इसका प्रवाह क्षेत्र है, और कौन कौन से जिले को सिंचित करते हुए ये नदी अरब सागर के कच्छ के रण में आकर के गिर जाती है। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि राजस्थान की 3 नदियां ऐसी हैं जो अपना जल 6 जिलों से होकर के बहाती हैं, या जो अपना जो बहाव क्षेत्र है वो 6 जिलों में है उनका। तो उसके लिए मैंने एक सूत्र भी बताया था आपको, चंबल करके आप सूत्र याद कर सकते हैं। जैसे चंबल नदी, ऐसे मैंने आपको समझाया था, यानी कि चंबल नदी भी है वो 6 जिलों से होकर के बहती है। वैसे बनास नदी, और बनास नदी का प्रवाह भी कितने जिलों से है? 6 जिलों से है। और ले से प्यारे दोस्तों लूनी नदी का भी प्रवाह क्षेत्र 6 जिलों से है। अब बनास और चंबल की बात तो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए अब सीधा बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी के प्रवाह के वो कौन से 6 जिले हैं जिनसे होकर के लूनी नदी प्रवाहित होती है? तो सबसे पहले हम लूनी नदी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, लूनी नदी के नामों को लेकर के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले एग्जाम्स में अगर देखें, हम उठा करके पुराने पेपरों को देखें
तो उनमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे बने हैं जो लूनी नदी के नामों से पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया है, एक बड़ा प्रश्न है, मैं सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर रहा हूं। ये प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि कालिदास ने किस नदी को अंतः सलीला कहा है? अंतः सलीला कहा है। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आरपीएससी लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको बहुत अच्छे से सुने और समझें। कालिदास का नाम है, कालिदास सभी जानते होंगे। कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला कहा है, तो आपका सीधा उत्तर होगा लूनी नदी को। प्रश्न पूरा मैं बोल रहा हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। लूनी नदी को, तो कालिदास ने लूनी नदी को अंतः सलीला, एक नाम लूनी नदी का। दूसरा प्रश्न मैं बता देता हूं, या दूसरा नाम सीधा ही बता देता हूं। इस नदी को प्यारे दोस्तों लवणवती भी कहा जाता है। लवणवती, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस नदी का तीसरा नाम है, इस नदी का तीसरा नाम रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इसको रेगिस्तान की गंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस नदी का चौथा नाम पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से भी इस नदी को पुकारा जाता है, ध्यान देंगे। और एक पांचवा नाम और आपके साथ डिस्कस करता हूं, आदि खारी व आदि मीठी के नाम से भी जानी जाती है। आदि मीठी नदी कौन सी नदी है? लूनी नदी है। लवणवती भी इसी का नाम है, अंतः सलीला भी इसी का नाम है, रेगिस्तान की गंगा भी इसी को कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी इसी को कहा जाता है, आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से भी इसी नदी को जाना जाता है। किस नदी को? लूनी नदी को। ठीक है, चले, तो ये तो हो गए साथ इसके अन्य नाम या उपनाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अन्य नामों या उपनाम से लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा, तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा। आप इन सभी नामों को ध्यान में रखें। भाई पश्चिमी राजस्थान में ये, अच्छा, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है, तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी इसे ही कहा जाता है। ये आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से जानी जाती है। क्यों? इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि आदि खारी और आदि मीठी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रेगिस्तान की गंगा लवणवती, क्योंकि इस नदी का पानी खारा रहता है, इसलिए इसको लवणवती कहा जाता है। लूनी नदी, लवण को जो राजस्थानी लैंग्वेज है, राजस्थानी लोकल भाषा, उसमें लूण कहते हैं, और लूनी इसी के नाम पर लूनी नदी इसका नाम पड़ा है। अंतः सलीला कालिदास जी ने इसका नाम बताया है। ठीक है, आगे चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस नदी का उद्गम से लेकर के अंत तक हम दोस्तों विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में एक जिला है, देखेंगे आप, बहुत प्यार से आपको समझ जाएगा। राजस्थान में एक त्रिभुज के समान दिखाई देने वाला जिला है प्यारे दोस्तों, नाम है जिले का अजमेर। जिले का क्या नाम है? अजमेर। अजमेर जिले में जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र का नाम है नाग पहाड़। यह पहाड़ है कि नाग पहाड़, यहां पर पुष्कर की पहाड़ियां हैं, यहां पर नाग पहाड़ है। कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, ये यहां से एक जलधारा निकलती है नाग पहाड़ से, एक जलधारा नाग पहाड़ की एक अन्य पहाड़ी से निकलती है, और ये आकर के दोनों के दोनों पुष्कर के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़। अब ध्यान देंगे इस बात पर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नाग पहाड़ के पास से, नाग पहाड़ से एक जलधारा निकलती है, और नाग पहाड़ के पास एक अन्य पहाड़ी क्षेत्र से एक अन्य जलधारा निकलती है। ये दोनों की दोनों जलधाराएं आकर के पुष्कर के पास गोविंदगढ़ नामक स्थान पर आकर एक जलाशय का निर्माण करते हैं, छोटा जलाशय। एक जलाशय का निर्माण होता है जिसे गोविंद सागर कहा जाता है, गोविंद सागर।
ये हिमाचल प्रदेश वाले गोविंद सागर की बात नहीं कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना वो गोविंद सागर झील है जो हिंदुस्तान की सबसे जो कृत्रिम झील है, वो हिंदुस्तान की सबसे मीठी झील है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पर गोविंद सागर जलाशय की बात कर रहा हूं जो अजमेर से संबंध रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के इस नदी का पानी, दोनों जलधाराओं का पानी एक होकर के आगे बढ़ता है। एक होकर के आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है और इस झील का नाम है आना सागर। कौन सी झील का है दोस्तों? आना सागर झील। क्लियर? आइए, आना सागर झील है, आना सागर। आना सागर झील से आगे चलने के बाद यह पानी थोड़ा सा यहाँ पर एक जिला पड़ता है जिसको आप नागौर कहते हैं प्यारे दोस्तों, नागौर। नागौर समझिएगा इस बात को, ये नागौर। और नागौर के बाद यह पानी यहां पर पाली जिले में जाता है, पाली जिले। पाली के बाद यह पानी दोस्तों जोधपुर जाता है, ये जोधपुर जिला है, जोधपुर। और जोधपुर के बाद ये पानी बाड़मेर जाता है, बाड़मेर, बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद इसका पानी प्यारे दोस्तों जालोर जाता है, जालोर। जालोर के बाद यह नदी गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में प्रवेश करने के बाद ये थोड़ा आगे बढ़ते ही कच्छ के रण में गिर जाती है, कच्छ के रण में। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये मसला आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहली चीज, लूनी नदी जो है वो प्रारंभ में लूनी के नाम से नहीं जानी जाती। प्रारंभ में ये दो जलधाराओं के रूप में निकलती है, यानी इसका उद्गम दो धाराओं के रूप में होता है। एक धारा जिसका नाम आप सागरमती कहेंगे, इस जलधारा का नाम प्यारे दोस्तों क्या है? सागरमती, नोट साबरमती। ये ध्यान रखना, ये सागरमती है प्यारे दोस्तों, साबरमती नहीं है, साबरमती नहीं है, ये नहीं है दोस्तों। नीचे वाला याद रखिएगा, सागरमती। साबरमती जो है वो एक अलग नदी है, राजस्थान से संबंध रखती है और अलग नदी है जिसका उद्गम उदयपुर से होता है। मैं साबरमती की बात नहीं कर रहा, मैं सागरमती की बात कर रहा हूं, जो कि प्रारंभ में लूनी की एक जलधारा का नाम रहता है, ठीक है। याद रखिएगा, सागरमती के नाम से एक जलधारा निकली और एक जलधारा और निकली जिसका नाम सरस्वती है। प्यारे दोस्तों, ये वो सरस्वती नहीं है, गंगा यमुना सरस्वती वाली सरस्वती नहीं, ये एक अन्य जलधारा है जो सागरमती के साथ मिल जाएगी। कहां पर आकर? पुष्कर के पास गोविंदगढ़ नामक जगह पर, ठीक है। तो सागरमती और सरस्वती के नाम से दो जलधाराएं निकली, ये निकल करके गोविंदगढ़ के पास आकर के मिली और मिलने के बाद प्यारे दोस्तों इस नदी का नाम पड़ा लूनी नदी, लूनी नदी, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। अब देखते हैं कि यहां से चलने के बाद, अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, आप बताइए मुझे कि सागर का जल खारा होता है कि मीठा होता है? सागर का जल सब जानते हैं कि खारा होता है। नदियों का जल खारा होता है कि मीठा होता है? सामान्यतया नदियों का जल मीठा होता है, सामान्यतया नदियों का जल मीठा होता है, क्योंकि नदी बारिश से बनती है, वर्षा से बनती है, और वर्षा से बनती है तो आप जानते हैं कि वर्षा का जल मीठा होता है। या फिर आप यूं कह सकते हैं, सीधा सीधा कॉमन बात है कि नदियों का जल कैसा होता है? मीठा होता है सामान्यतः। इस नदी का जल भी कैसा है? मीठा है। यहां से चल रहा है, यहां गोविंदगढ़ से चला और ये नदी मीठे पानी के साथ बह रही है। आना सागर झील में इसका पानी गिरने के बाद फिर आगे बढ़ती है, अजमेर को पार करने के बाद ये नागौर चली जाती है, नागौर के बाद ये पाली चली जाती है, पाली के बाद प्यारे दोस्तों इसका पानी जोधपुर आता है, जोधपुर के बाद यह बाड़मेर में आ जाती है। यहां तक की बात समझे? बाड़मेर में यहां तक इसका पानी आ गया।
अब बाड़मेर का जो हिस्सा है वो बालोतरा नाम की एक जगह है, यहां पर बाड़मेर में बालोतरा, बालोतरा, ये बालोतरा नामक स्थान बाड़मेर का लूनी नदी के तल से भी ऊंचा उठा हुआ है। मेरी बात समझ रहे होंगे, लूनी नदी जहां से होकर के प्रवाहित होती है, मान लीजिए लूनी नदी का तल इतना गहरा है, इतना गहरा है, मान लीजिए इतना गहरा है, लेकिन इसका तल यहां तक उठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस नदी का जो पानी है वो यहां पर फैल जाता है। इस नदी के पानी का विस्तार होता है, फैलता है, और फैलने के बाद ये अधिक दूरी में बहने लगती है। और यहां पर चूंकि पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश तेथिस सागर का अवशेष माना गया है, और सागर कैसे हुआ करते थे? सागर खारे हुआ करते थे। इसका मतलब इस भूमि में या इस मिट्टी में लवणों की मात्रा विद्यमान है। खनिज लवणों के मिल जाने से यहां का पानी, यानी इस नदी का पानी यहां तक मीठा रहता है, और इसके बाद इस क्षेत्र में ये पानी आने के बाद यह पानी कैसा हो जाता है? लवणों के मिल जाने से खारा। कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। ये लो साहब, यहां पर ये खारा हो गया। इसका कारण मैंने स्पष्ट किया, क्योंकि यहां पर जो पश्चिमी राजस्थान है या रेगिस्तान है वो तेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, और तेथिस सागर खारा हुआ करता था, और खारा होने के कारण, यानी उस तेथिस सागर का अवशेष होने के कारण यहाँ पर लवणों की मात्रा है, खनिजों की मात्रा है, उन्हीं के घुल जाने से यहाँ पर आने के बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता है। तो इसका मतलब ये प्रश्न भी ध्यान रखेंगे कि इस नदी का पानी कौन से स्थान के बाद खारा होता है, तो आप ध्यान रखेंगे बाड़मेर के बालोतरा के पास आने के बाद इसका पानी है वो कैसा होता है? खारा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि बाड़मेर का बालोतरा स्थान है, यहाँ के बाद इस नदी का पानी कैसा होता है? खारा। इससे पहले कुछ सामान्य नदियों की भांति इस नदी का पानी भी कैसा होता है? मीठा होता है। तो इसलिए इस नदी को आधी खारी और आधी मीठी, या आधी मीठी और आधी खारी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई ये बात जो पहले अपने बीच में चली थी? अच्छा, उसके बाद में बालोतरा, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में ये जालोर गई, और जालोर के बाद में ये गुजरात में प्रवेश कर कच्छ के रण में जाकर के अपना जल गिरा देती है, वहां पर विलीन हो जाती है। तो उद्गम से लेकर के अंत तक की बात करें तो याद रखेंगे आप कि कौन कौन से जिलों से होकर भाई। तो सबसे पहले दोस्तों आए, एक बार देखें ना, मैं जिले लिख दे रहा हूं जिन जिलों से होकर के इसका प्रवाह है। तो देखिए सबसे पहले नाग पहाड़ से निकली दोस्तों, नाग पहाड़। एक प्रश्न सब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर हम इसका उद्गम स्थल पूछे तो क्या बताएं? रिलैक्स, ठंड रखो यार, बता दूंगा, है ना। तो ध्यान दें, नाग पहाड़। अब नाग पहाड़ कहां पर है प्यारे दोस्तों? अजमेर में। अजमेर, ये लो साहब एक जिला। अजमेर के बाद ये किस जिले में आई? नागौर में। नागौर के बाद पाली में, पाली के बाद जोधपुर में, पाली के बाद किसमें आई दोस्तों? जोधपुर में। जोधपुर के बाद बाड़मेर में, बाड़मेर के बाद जालोर में। अब देखो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। अपनी शर्त पूरी हुई। मैंने कहा था कि इस नदी को हम 6 जिलों से होकर के बहाएंगे, मैं बहा दी ना। आप देख रहे हैं ना भाई, ये तो प्रैक्टिकली है। आप विश्वास मेरी बातों पर तभी करें जब मैं प्रूव कर दूं। चले, प्रूव किया मैंने कि 6 जिलों से होकर के इस नदी का पानी बहा करता है। तो 6 जिले मैंने बता दिए, अजमेर है, नागौर है, पाली है, जोधपुर है, बाड़मेर है और जालोर है। जालोर के बाद इस नदी का पानी गुजरात क्षेत्र में गुजरात में बहने के बाद थोड़ा आगे चलते ही कच्छ के रण में चला जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं तो देखिए, अब इस नदी से संबंधित जो खास प्रश्न और बनते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सीधा प्रश्न कि किस नदी का अन्य नाम सागरमती है? तो सागरमती लूनी को ही कहते हैं प्यारे दोस्तों। अच्छा, इस नदी का उद्गम स्थान कहां से है? अगर नाग पहाड़ नहीं दिया हो, अगर नाग पहाड़ ऑप्शन में नहीं दिया हो, विकल्प में नहीं दिया हो, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? लूनी नदी का उद्गम
गोविंदगढ़ या गोविंद सागर झील से होता है या गोविंदगढ़ से होता है। क्लियर? अगर आपके सामने नाग पहाड़ दिया है तो ऑब्वियस आप नाग पहाड़ करेंगे या नाग पहाड़ियां करेंगे। ठीक है, अजमेर में स्थित है, पुष्कर की पहाड़ियां भी अजमेर में स्थित है और नाग पहाड़ भी अजमेर में स्थित है। इन्हीं पहाड़ियों से निकल करके दो धाराएं, एक सागरमती और एक सरस्वती, दोनों आगे चल करके पुष्कर के पास जाकर गोविंदगढ़ नामक स्थान पर मिलती हैं दोनों धाराएं, और उसके बाद में इस नदी का नाम लूनी नदी पड़ता है। यह नदी आगे बढ़ते हुए बाड़मेर के बालोतरा तक तो मीठी रहती है, लेकिन लवणों के घुल जाने से आगे इसका जल खारा हो जाता है, इसलिए इस नदी का नाम आदि खारी और आदि मीठी रहता है। ठीक है, इस नदी का अपवाह 6 जिलों से होकर है और इस नदी के अपवाह क्षेत्र को दोस्तों नेहड़ा कहा जाता है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, मैं जो लिख रहा हूं वही मैंने कहा है, नेहड़ा। ये नेहड़ा वो नेहड़ा नहीं है जो गुर्जर जाति के लोगों द्वारा गाया जाने वाला उच्च राग वाला एक गीत है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं प्यारे दोस्तों। शेखावाटी में बड़ा प्रसिद्ध एक गीत है जो उच्च राग में गाया जाता है, उच्च आलाप के साथ गाया जाता है, उसका नाम नेहड़ा है। गुर्जर जाति के भोपे और गुर्जर जाति के लोग बड़े शौक से इसे गाते हैं, बहुत पसंद भी किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये वो नेहड़ा नहीं है। नेहड़ा तो प्यारे दोस्तों इस नदी के अपवा क्षेत्र को कहा जाता है। क्लियर है? नेहड़ा इस नदी के अपवा क्षेत्र को कहा जाता है और इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, उसे एक नाम से जाना जाता है गोड़वाड़ प्रदेश। गोड़वाड़ प्रदेश, हाँ जी बिल्कुल, ये जो लिख रहा हूं बिल्कुल सटीक लिख रहा हूं, कोई दो राय नहीं है। गोड़वाड़ प्रदेश कौन सा है? लूनी नदी के आसपास का या लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र के आसपास का भाग ही क्या कहलाता है? गोड़वाड़ प्रदेश कहलाता है। क्लियर है? आगे चले, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गई है यहां तक की बात, नेहड़ा गोड़वाड़ प्रदेश की, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों इस नदी पर बने हुए एक खास बांध की। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जोधपुर में। कहां पर प्यारे दोस्तों? जोधपुर में। जोधपुर में, और जोधपुर में एक जगह का नाम है पिचिया। पिचिया, पिचियाक जगह है और इस पिचियाक जगह पर जसवंत सागर नाम का बांध बना हुआ है, जसवंत सागर बांध। तो सीधा प्रश्न आएगा कि जसवंत सागर बांध का संबंध निम्न में से किस नदी का है, या जसवंत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? उत्तर होना चाहिए लूनी नदी। क्लियर है दोस्तों? बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। जसवंत सागर बांध जो मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय हैं, उनके द्वारा बनाया गया था जसवंत सागर बांध। ये जोधपुर में स्थित है, जगह का नाम पिचियाक है, इसीलिए इस बांध को पिचियाक बांध भी कहा जाता है। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ लेना प्यारे दोस्तों, जसवंत सागर बांध का संबंध किस नदी से है? लूनी नदी से है। बहुत ही अच्छी बात है, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के हम बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई से संबंधित प्रश्न भी बनता है। हमें कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है यार। क्यों छोड़े? जब पढ़ने बैठे हैं तो एक भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए। चलिए, इस नदी की जो लूनी नदी है, इसकी कुल लंबाई की यदि बात की जाए, कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है दोस्तों 495 किलोमीटर। कितने किलोमीटर यार? 495 किलोमीटर। क्लियर है? इसमें से 495 किलोमीटर में से अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में इसकी लंबाई है, राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। प्यारे दोस्तों, अगर कुल अपवा क्षेत्र की बात की जाए तो राजस्थान के कुल अपवा क्षेत्र का लूनी नदी द्वारा जो अपवा क्षेत्र है, लूनी नदी का अपवा क्षेत्र है, वो कुल अपवा क्षेत्र का 10.41% है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं प्यारे दोस्तों, ये आंकड़े आपको जरूर याद होने चाहिए।
लंबाई से संबंधित आंकड़ा आप याद रखो या ना रखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि लंबाई से संबंधित आंकड़ा भी आप याद रखें, ये नदियां बहुत जल्दी अपना रास्ता नहीं बदलती हैं, बहुत समय लगता है इनको अपना रास्ता बदलते हुए, और तभी जाकर के इनकी जो लंबाई है वो बदल सकती है। ये कोई नेता वेता है नहीं कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चली जाए, या दूसरी पार्टी छोड़ के, या फिर ऐसा भी नहीं है कि किसी नेता को अपने यहां से धकेल दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा प्यारे दोस्तों। खैर कोई बात नहीं है, राजनीति से हमें क्या लेना देना, 2 कौड़ी की राजनीति हमारे लाखों के शब्द क्यों खराब करेगा। चले आगे बढ़े तो देखें, जो गोडवारा प्रदेश से बालोतरा है यहां तक तो इसका पानी मीठा और उसके बाद खारा होता है। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। कुल अफवाह क्षेत्र का या कुल अफवाह का 10.41% केवल और केवल लूनी नदी का अफवाह है। क्लियर है दोस्तों, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ो तो यहां तक की बात होगी दोस्तों। आगे बढ़कर के हम बात करेंगे कि लूनी नदी से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। एक बार मैं इसकी ट्रिक बना दूं, अगर आप चाहो तो इसकी ट्रिक बना सकता हूं दोस्तों। तो इसकी ट्रिक है, बहुत बढ़िया सी ट्रिक है, अनाज, हाँ, उसमें अगर जिले आगे पीछे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ट्रिक में, या फिर मैं ट्रिक भी बनाने की कोशिश करता हूं। अनाब जो बाजार, मैं इसके आगे छोटा सा शब्द जोड़ देता हूं, उसका कोई अर्थ नहीं है दोस्तों, अनाब शनाब। ये देखो बहुत बढ़िया सी ट्रिक मैंने बना दी है, आप जरूर याद रखें। जिले आप वैसे भूल जाओगे, इस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलोगे। मैं एक बार दोबारा से यहां पर लंबी बना करके लिख देता हूं, इसको लाइन में लिख देता हूं एक में, देखिएगा, अनाब शनाब जो बाजार, उसका कुछ नहीं हो सकता। अनाप शनाप बोल रहे हैं ना आजकल के नेता, कुछ भी बोल रहे हैं, भाषा मर्यादित नहीं है आजकल के नेताओं की। खैर छोड़िए, फिर मैं कह रहा हूं क्या लेना देना होगा। ऐसे प्यारे दोस्तों, अजमेर, ना से नागौर या नागौर, पै से पाली दोस्तों, सनाब को छोड़ दो यार, क्योंकि मैंने ये केवल इसको योगित करने के लिए, जोड़ने के लिए लिखा है। जो से दोस्तों जोधपुर, बा से बाड़मेर और जा से जालोर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अनाप शनाप जो बाजार यानी अनाप शनाप जो बचता है उसका कुछ नहीं हो सकता, उसकी सरकारें गिर जाती हैं। खैर छोड़ो इस बात को, चले आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, लंबाई वाली बात आपको समझ में आ गई, इसका उद्गम आपको समझ में आ गया, इसके अंतिम यानी इसका जो मुहाना है वो आपको समझ में आ गया। मुहाना कहां पर बताओगे आप? कच्छ का रण। कौन सा रण प्यारे दोस्तों? कच्छ का रण। कच्छ का रण इसका मुहाना है, ठीक है। मुहाना मतलब जहां पर ये नदी अपना जल गिराती है। बांध इसका समझ में आ गया आपको, जसवंत सागर बांध इस नदी पर स्थित है। किसने बनवाया था? मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने बनवाया था। जसवंत सिंह प्रथम ने नहीं, जसवंत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर? आगे तो दोस्तों और ध्यान रखेंगे, कुछ प्रश्न और बनते हैं। एक बड़ा प्रश्न ये है इस नदी से संबंधित, और पीछे के एग्जाम में पूछा भी गया है, और मेरे लिहाज से ये बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न है कि अजमेर में अच्छी वर्षा होने का मतलब राजस्थान के किस भाग में बाढ़ के संकेत पैदा करते हैं। अजमेर में अच्छी वर्षा होना राजस्थान के कौन से हिस्से में या राजस्थान के कौन से स्थान पर बाढ़ के हालात पैदा कर देता है। अब देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न बना है। अब लोग ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे भाई अजमेर में वर्षा होती है तो नागौर में बाढ़ आती होगी, अजमेर में वर्षा होती है तो अजमेर में बाढ़ आती होगी, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है बाड़मेर। कौन सा कह रहा दोस्तों? बाड़मेर। बाड़मेर की भी जो स्पेशल जगह की बात कर रहा हूं वो है बालोतरा। मैंने पहले ही कहा था कि बालोतरा में इस नदी का जो पेटा है, इस नदी का जो तल है वो सामान्य भूमि से उठा
हुआ, सामान्य भूमि से थोड़ा सा ऊंचा है, नदी के तल से ऊंचा है और इस कारण इस नदी का पानी फैल जाता है। अब यहां पर अच्छी वर्षा होगी तो यहां पर तो किनारे इसके ऊंचे हैं, तो यहां से ये पानी को लेकर के आएगी, पूरे पानी को एक साथ वेग के साथ लेकर के आएगी, लेकिन यहां पर इसके किनारे नहीं है साहब, यहां पर तो ये इसके किनारे पेटे से भी नीचे हो जाते हैं या पेटे के बराबर हो जाता है, तो फिर क्या होगा, पानी फैलेगा, पानी फैलेगा मतलब बाढ़ आएगी। तो याद रखना कि अजमेर में अगर अच्छी वर्षा होती है तो बाड़मेर के बालोतरा में बाढ़ के हालात पैदा होते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, देखना अजमेर में अच्छी वर्षा होने पर बाड़मेर बालोतरा, बाड़मेर के बालोतरा में बाढ़ के हालात बनते हैं। वे बहुत इंपॉर्टेंट बातों में से है, क्लियर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस नदी के किनारे जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट स्थान है दोस्तों, वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। एक स्थान है जिसका नाम है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा, और एक स्थान है जिसका नाम है मालानी, और एक स्थान है जो बाड़मेर जिले के हैं, ओनली और ओनली किसके, बाड़मेर जिले के, तिलवाड़ा, मालानी और एक समदड़ी, समदड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे स्थान में किसके किनारे हैं, लूनी नदी के किनारे हैं, और इनमें से जो तिलवाड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तिलवाड़ा में पशु मेला लगता है दोस्तों। कौन सा मेला लगता है, पशु मेला। सर ये पशु मेला लगता है तो हम क्या करें, हम आपको कुछ नहीं करना भाई, पशु मेला लगता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ ना मैं यार। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। जी हाँ, दोबारा सुन लें, ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों। कैसा मेला है, पशु मेला। अच्छा, इस मेले का नाम क्या है, इस मेले का नाम है मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा नाम दोस्तों, मल्लीनाथ पशु मेला, क्लियर है, या कलीनाथ पशु मेला। तिलवाड़ा में पड़ता है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। अच्छा, एक प्रश्न इसके साथ दूसरा याद आया मुझे, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला तिलवाड़ा वाला मेला नहीं है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है जसवंत पशु मेला। कौन सा पशु मेला दोस्तों, जसवंत पशु मेला। लेकिन ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो है पर्वतसर नागौर। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पर्वतसर नागौर में भरता है तेजा जी का, जबकि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला तल्लीनाथ का या तल्लीनाथ का मेला तिलवाड़ा में भरता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये मालानी जो है, मालानी से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि मालानी क्या है। तो ऑप्शन में दिया होगा आपके सामने, बकरी की नस्ल, भेड़ की नस्ल, ऊंट की नस्ल, घोड़े की नस्ल। तो आपका सही उत्तर होगा घोड़े की नस्ल। एक मालानी नस्ल का एक घोड़ा होता है, जिस प्रकार से भेड़ रेड डेन होती है, जिस प्रकार से भेड़ चोकला होती है, जिस प्रकार से भेड़ मारवाड़ी होती है, जिस प्रकार से भैंस मेसाना होती है, सूरती होती है, जिस प्रकार से बकरी बारबरी होती है, बीटल होती है, जमुनापारी होती है, उसी प्रकार से घोड़े की एक नस्ल है मालानी। तो घोड़े की प्रमुख नस्लों में से एक मालानी है, एक काठियावाड़ी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को भी। क्लियर है, चलिए यहां तक की बात क्लियर, अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है प्यारे दोस्तों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके कमेंट्स को मैं बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ता हूं और उसके बाद कोशिश करता हूं कि जवाब दिया जाए। लेकिन आप सब प्यारे दोस्त बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए अभी तक तो मेरे सामने कोई प्रश्न आपका आया नहीं।
चलिए, अगर आपको कोई डाउट रहता है कि सर इसके बारे में थोड़ा और हमें डिटेल से बताइए, ये प्रश्न हमारे से छूट गया है, इस प्रश्न पर हम चर्चा करें, तो अगली क्लास में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उस प्रश्न पर अच्छी और शॉर्ट चर्चा की जाएगी, छोटी चर्चा की जाएगी और अच्छी यूजफुल चर्चा की जाएगी। चलिए, इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं और उसके बाद में हम आगे और पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बातों में से एक बात पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक है और कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो एक चीज याद रखेंगे, जिसके लास्ट में डी मिले आपको कह देना कि ये लूनी नदी की सहायक नदी है, राजस्थान से संबंधित वो नदी लूनी नदी की सहायक नदी होगी, याद रखना। जैसे लीलड़ी, कौन सी दोस्तों, लीलड़ी एड़ी है ना लास्ट में। जैसे मीठड़ी, कौन सी दोस्तों, मीठड़ी अड़ी है ना लास्ट में। जैसे जोजड़ी, कौन सी दोस्तों, जोजड़ी अड़ी है ना इसके भी लास्ट में। जैसे सूकड़ी, अरे वाह यार कितना अच्छा ट्रिक है, इसके भी लास्ट में अड़ी है। जैसे बांडी, इसके भी लास्ट में डी है दोस्तों, डी है, याद रखना। एक नदी और आपको याद रख लेनी है, साकी। कौन सी नदी प्यारे दोस्तों, साकी नदी। बहुत काफी है यार, लीलड़ी, मेथड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी और सागी नदी प्रमुख रूप से किसकी सहायक नदियां हैं, लूनी की सहायक नदियां। क्लियर है। ये नदी अजमेर से निकलकर 6 जिलों में बहने के बाद और लास्ट में जाकर के कच्छ के रण में गिरती है। इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। ये नदी राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र कुल अपवाह का 10.41% है। क्लियर है। मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्विकली रेंडमली इसको रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना मुझे क्यों। देखिए दोस्तों, लूनी नदी के अन्य नामों की बात करें तो लूनी नदी को कालिदास ने कहा है अंतसलीला। लूनी नदी के अन्य नामों में लवणवती, रेगिस्तान की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की गंगा और अंतसलीला आते हैं। ठीक है। उसके बाद लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलने के बाद, अजमेर में बहने के बाद ये नदी नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर होती हुई अंत में कच्छ के रण में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। ये नदी कुल अपवाह क्षेत्र का 10.41% है। यह नदी जिस पर जोधपुर में पिचियाक नामक स्थान पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम जसवंत सागर बांध है, जिस बांध का निर्माण तत्कालीन महाराजा, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने करवाया था। क्लियर। तो इस नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां सूकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सागी और बांडी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी में बाढ़ की स्थिति बनती है जब अजमेर में अच्छी वर्षा होती है। तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रही होगी ये क्लासें। दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हम हमारा काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर दो यार। आपका कौन सा इसमें कुछ लग रहा है? ठीक है। आपके साथ मैं अगली क्लास में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।